इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 4 में आज हम पढ़ रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में अलग अलग माध्यम भरा हो अलग अलग मोटाई का। ठीक है, तो कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली थी जब पूर्णतः भरा हो एक ही परावैद्युत पदार्थ या अंशतः भरा हो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पतले पतले छोटी छोटी प्लेटें अलग अलग माध्यम की इसमें रख रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास में धारिता किस प्रकार बनेगी। तो थर्ड टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब भिन्न भिन्न परावैद्युतांक वाले पदार्थ प्लेटों के मध्य। अब इस कंडीशन में हमारे पास में जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से होगा। ये हमारे पास में एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट। पहली वाली प्लेट पर आवेश है तो प्लस सिग्मा, दूसरी वाली पे माइनस सिग्मा। और इनके बीच में हमने अलग अलग पदार्थ भर दिए। तो देखिए पहला जो पदार्थ हमने भरा है वो ये है। और इसका जो परावैद्युतांक है वो है एप्सिलॉन r1 और जो इसकी मोटाई है वो है t1। दूसरा हमने जो परावैद्युत पदार्थ भरा है वो ये है। इसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन r2 और मोटाई है t2। एंड सो ऑन, ऐसा ही करके हमारे पास में जो लास्ट जो हम परावैद्युत पदार्थ बना रहे हैं वो ये है। और इसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन rn और मोटाई है tn। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी हमारे पास में कितनी, d। ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना, तो a, एरिया इसका a। ठीक है, ये हमारे पास में अलग अलग पदार्थ की हमने पट्टिकाएं जब इसमें भर दी तब उस कंडीशन में क्या परावैद्युत क्या इसकी धारिता पर प्रभाव पड़ा वो निकाल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, E। तो निर्वात में E कितना, विद्युत क्षेत्र निर्वात में E कितना होगा, है ना, वो हमारे पास में रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब माध्यम की बात करेंगे EM तो हमारे पास हो जाएगा E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r। अब पहली पट्टिका है तो EM1 E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r1। दूसरी पट्टिका है तो EM2 E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r2। इस तरीके से हम n के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो विभव निकालते हम। विभव कितना, तो V इज इक्वल टू V नॉट के साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा VM1 प्लस VM2 प्लस एंड सो ऑन प्लस VMN। ठीक है, अब V इज इक्वल टू, ये तो E नॉट तो हो गया E नॉट, V नॉट तो हो गया E नॉट इंटू D माइनस पूरी डिस्टेंस में से खाली जगह कितनी है, D खाली नहीं है, उसमें से हमको ये पूरा का पूरा जो पट्टिका की चौड़ाई है ये हटानी पड़ेगी। तो माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn, ये पूरा हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, और फिर अपने पास में बचेगा VM1, यानी कि VM1 का मतलब हो गया हमारे पास में EM1 अपॉन एप्सिलॉन EM1 इंटू T1। ठीक है, अब इस EM1 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, EM इज इक्वल टू आपके पास में है E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r1, है ना। इसी तरीके से अगर मैं EN के बारे में लिखूं तो EMN इज इक्वल टू E नॉट अपॉन एप्सिलॉन rn। तो हम यहाँ पे EM1 की जगह यहाँ लिख देते हैं E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r1 इंटू T1।
प्लस ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2 इंटू T2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन Rn इंटू Tn। ठीक है, ये हमारे पास में पूरा V आ गया। अब इसमें से कॉमन है ई नॉट, तो उस ई नॉट को हम डायरेक्ट बाहर ले लेते हैं। तो V इज इक्वल टू ई नॉट, अंदर हमारे पास में बचता है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn, और यहाँ हमारे पास में हो जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ठीक, ये हमारे पास में V आ गया। अब निकालना है इसकी धारिता। तो धारिता हमारे पास में होती है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन V कितना हमारे पास में, तो V हमारे पास में है E नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn, और प्लस में हमारे पास में T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ठीक, ये आपके पास है। अब ई नॉट कितना होता है, क्योंकि ई नॉट इज इक्वल टू होता है आपके पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको लिखते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो अगर ई नॉट की वैल्यू यहाँ रखी जाए, मान रखने पर अगर ये वैल्यू यहाँ रखी जाएगी तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास में V जो बनेगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये हमारे पास में पूरा धारिता का फॉर्मूला बनेगा। जब भिन्न भिन्न माध्यम, भिन्न भिन्न परावर्तनांक वाले भिन्न भिन्न मोटाई के पदार्थ दो प्लेटों के बीच में रखे हो, तो उस कंडीशन में आपके पास में जो धारिता आएगी, सॉरी ये धारिता है, धारिता आपके पास में जो आएगी वो इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, अगर ये एक ही प्रकार का पदार्थ होता तो हम T1 प्लस T2 एंड सो ऑन को हम T मान लेते, केवल एक ही चौड़ाई में, तब ये D माइनस T हो जाता और ये T अपॉन एप्सिलॉन R हो जाता, तो इससे पहले वाला फॉर्मूला बन जाता। और अगर ये पदार्थ होता ही नहीं तो हम T1 प्लस T2 एंड सो ऑन को 0 मान लेते, तो यहाँ पे केवल D आता हमारे पास में और कुछ भी नहीं आता। ठीक है, ये हमारे पास में कल का जो लास्ट टॉपिक बचा था वो हमारे पास। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गोलीय संधारित्र की धारिता। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, करने के 2-3 तरीके हैं, हम कोई एक तरीका उठा लेते हैं। तो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक गोलीय संधारित्र की धारिता। अब गोलीय संधारित्र क्या होता है, देखिए कि हमारे पास में 2 चालक गोले होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है, यानी कि सेकेंडरी गोले हैं। इनमें क्या होता है, एक गोला दूसरे गोले के अंदर होता है। तो भीतर वाला गोला जो होता है वो खोखला भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। ठीक है ना। आज का टॉपिक गोलीय संधारित्र इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। गोलीय संधारित्र में 2 गोले हैं, एक गोला जो है दूसरे गोले के भीतर है, केंद्र इनका एक समान है। भीतर वाला जो गोला है वो आप ठोस भी ले सकते हैं और खोखला भी ले सकते हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों गोलों को बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ना है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में ये एक गोलीय संधारित्र के समान कार्य करेंगे। इनके बीच में गैप है, उसमें हम मान रहे हैं कि एयर है। आप पराविद्युत पदार्थ भी भर सकते हैं, उस कंडीशन में उसकी धारिता बदलेगी। ठीक है ना। हम एयर मान के अभी पहले इसका डायग्राम बना रहे हैं। तो भीतर वाले गोला और अंदर वाले गोले का डायग्राम ऐसा है। भीतर वाले गोले की त्रिज्या हमारे पास में है R2, ठीक है। और बाहर जो गोला है
उसकी त्रिज्या हमारे पास में है r1। हमने क्या किया, भीतर वाले गोले को आवेश दिया माइनस में, हमने नेगेटिव चार्ज दिया, तो प्रेरण के कारण बाहर वाले गोले की भीतर वाली सतह पर आ गया धनावेश। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब इस कंडीशन में हमारे पास बाहर वाली सतह पर क्या आया, जो ऋण आवेश आया था वो ऋण आवेश भू संपर्कित होने की वजह से खत्म हो गया। यहां से हट गया। इस कंडीशन में हमारे पास दो गोले हैं, पहला ये बी वाला, दूसरा है आपके पास में ए। बी वाले गोले पर जो विभव आया है वो एक तो पहला तो खुद के आवेश के कारण आया, दूसरा जो बाहर वाला जो गोला है उसके प्लस चार्ज के कारण भी आया। उसी प्रकार बाहर वाला जो गोला है उसके सतह पर कोई चार्ज नहीं आया क्योंकि वो भू संपर्कित था, तो यहाँ पर विभव का मान 0, तो वी ए आपके पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यह आपके पास में नेगेटिव है, तो हमारे पास में क्या होगा कि वी बी इज इक्वल टू आपके पास में बनेगा -1/4πε0 Q/R2, इक्वेशन है। और बाहर वाले गोले के कारण जो चार्ज बी डैश पे आया है, यानी कि जो बाहर वाले गोले के प्लस के कारण इसी सतह पर अंदर वाले गोले की सतह पर जो चार्ज आया है वो है आपके पास में 1/4πε0 Q/R1। तो हमारे पास में बी पर कुल विभव कितना हो गया, बी पर कुल विभव हमारे पास हो गया वी बी इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं वी बी वन, इसको मान लेते हैं वी बी टू। तो हमारे पास में वी बी जो हो गया वो दोनों को जोड़ने पर आया, वी बी वन प्लस वी बी टू, तो वी बी इज इक्वल टू हमारे पास रहा -1/4πε0 Q/R2 प्लस 1/4πε0 Q/R1। तो वी बी इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन हमने ले लिया Q/4πε0, ये कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास बच गया 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब इन दोनों रेशियो में से ज़्यादा कौन है, देखिए चूंकि हम ये मान रहे हैं कि R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 ज़्यादा है R2 से, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो ज़्यादा वैल्यू बनेगी, इसलिए 1/R2 इज ग्रेटर देन 1/R1। तो बड़ा कौन है इन दोनों में से, 1/R2। अच्छा, इस फॉर्मूले को क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, Q/4πε0 R2 माइनस R1/R1R2। अगर ऐसा लिखा जाता है तो हमें पता है कि R2 तो छोटा है, R1 बड़ा है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए, तो हम पहले से इसका नेगेटिव बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं और यहाँ से भी समझ सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाद में जब हम कोई केस बनाएंगे तो उस कंडीशन में एक हम नेगेटिव रखेंगे, एक हम पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, सॉरी नेगेटिव नहीं, एक हम इनफाइनाइट रखेंगे और एक किसी फिक्स लेंथ में रखेंगे आर को। तो वी भी हमारे पास में टोटल हो गया -Q/4πε0, आप लिख सकते हैं 1/R2 माइनस 1/R1, या फिर आप लिख सकते हैं -Q/4πε0 R1 माइनस R2/R1R2। दोनों फॉर्मूले काम में लिए जा सकते हैं इस प्रकार से। अब जब विभव निकल गया है तो उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, धारिता। अब धारिता कितनी, तो धारिता आपके पास में होती है C इज इक्वल टू Q/V। अच्छा, एक चीज़ और निकालनी है इसमें धारिता से पहले, ए गोले पर विभव। इसी प्रकार ए गोला भू संपर्कित होने के कारण
सतह पर विभव, इसकी सतह पर विभव 0 होगा। तो हमारे पास में इसकी सतह पर विभव क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम मान रहे हैं VA इज इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये भू संपर्कित है और भू संपर्कित होने के कारण इसके बाहर जो चार्ज था, जितना भी सतह पर चार्ज था, वो सारा धरती में चला गया है। उस कंडीशन में इस पर कोई आवेश बचा नहीं है। अब भू संपर्कित होने के कारण इसका आवेश क्या हो गया, इसका विभव क्या हो गया, 0 हो गया। तो A व B के मध्य विभवांतर, अब A व B के मध्य विभवांतर कितना है, तो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA तो आपके पास में 0 है और B जो आपके पास में है वो ये रहा, माइनस Q अपॉन 4πε0 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और हमारे पास में बच गया VAB इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। यह आपके पास में विभव आया टोटल। अब विभव आ गया तो विभव के बाद में हमको निकालना पड़ता है धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला हमारे पास में कितना है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और V हमारे पास में कौन सा है, AB। तो Q अपॉन VAB रखेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में सिर्फ क्या बचेगा, VAB। अतः C इज इक्वल टू Q से Q कैंसिल और 4πε0 ऊपर, तो हमारे पास आया 4πε0 और यहाँ हो गया हमारे पास में R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो हमारे पास में जो गोलीय संधारित्र की धारिता है वो है C इज इक्वल टू 4πε0 R1 इंटू R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये हमारे पास में धारिता है। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। अब हमने ये पढ़ा है कि कोई विलगित गोलीय चालक होता है, उसकी धारिता हमारे पास में होती है 4πε0 इंटू R। क्या इससे वो निकाली जा सकती है, क्या इससे वो आ सकती है, तो देखिए कैसे। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, देखते हैं कैसे। दो केस हैं कि नॉट 1, यदि आप R2 को कैपिटल R माने और R1 को इन्फिनिटी यानी कि अनंत कर देना, तो उस कंडीशन में 1/R1 तो हो जाएगा 0, तो 1/R2 यह तो हो जाएगा 1/R और 1/R1 ये हो जाएगा 0, क्योंकि 1/∞ 0 में आएगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पर आपके पास में क्या बचा, VB इज इक्वल टू आपके पास में सिर्फ क्या बचा, माइनस Q अपॉन 4πε0 इंटू R, क्योंकि ये टर्म्स तो 0 हो गए आपके और केवल ये बचे, ठीक है। अब C कितना हो गया, Q से Q कैंसिल, तो हमारे पास आया 4πε0 इंटू R। विलगित गोलीय चालक की धारिता है, तो यहाँ से निकल सकती है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित का मतलब अलग से पढ़ा है, इसके पास में कोई और आवेशित गोला नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको तो अनंत मान लिया, तो इसके आसपास तो कुछ है ही नहीं। अब ये केवल बचा है जिसकी धारिता कितनी हो गई, 4πε0 इंटू R। अगला जो हमारे पास में नोट था वो ये कहता है कि यदि R1 व R2 अधिक हो, अत्यधिक हो, मतलब इनका मान तो बहुत ज़्यादा हो, तथा R1 माइनस R2 एक सर्टेन डिस्टेंस हो D, एक फिक्स डिस्टेंस चल रही है, उनके बीच में गैप फिक्स है, चाहे वो कितने भी बड़े हों, इनके बीच में गैप फिक्स है। तो इस कंडीशन में आप R1 इंटू R2 को 4πε0
आर स्क्वायर, यानी कि गोले के क्षेत्रफल के बराबर मान सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे उस कंडीशन में, फिर उनके गैप का ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। तो R1 इंटू R2 जो आपके पास में दिखेगा वो ऑलमोस्ट उसके क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। तो ये है हमारे पास में गोलीय चालक की, गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता में अब अगर मैं इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर देता हूँ एप्सिलॉन R माध्यम, तो उस कंडीशन में क्या होता है, माध्यम की उपस्थिति में धारिता, माध्यम की उपस्थिति में इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, तो अगर माध्यम इसमें उपस्थित है तो इसकी धारिता हो जाएगी हमारे पास में Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 R2 अपॉन R1 माइनस R, ये इसकी धारिता हो जाएगी, यानी कि एप्सिलॉन R गुना बढ़ेगी। ये हमारे पास में गोलीय संधारित्र है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार इसको पूछा गया है।